एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो इंडिसेस है वो 0 से 500 तक है। 500 वैल्यू कई बार डिफाइंड एक्सट्रीम कंडीशंस में होती है, बट हाँ 0 to 50 इज ए नॉर्मल लेवल कि हमारा 50 है, इट इज ओके। 50 to 100 मॉडरेट हम लेवल बोलेंगे, मॉडरेट डेंसिटी और क्वालिटी यस वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। मोर देन 100 is extra cautious and more than 300 obviously अगर more than 300 it is a hazardous level। e-smoking are really टेलिंग की बेनिफिट होता है, बट यस क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर देखा जाए वेपिंग क्लिनिकल इम्पैक्ट जो रेस्पिरेटरी में करता है ऑब्वियसली उसके अंदर भी मेटेलिक सब्सटेंसेस होते हैं, निकल होता है, कैडमियम होता है, क्योंकि उसके जो फ्यूम्स होते हैं उसमें मेटल आयंस होते हैं, उसका आप इनहेल करते हो तो इन्फ्लेमेशन तो आपको वैसे भी होता है। आई हैव सीन हार्ड टाइम्स ड्यूरिंग कोविड टाइम्स ओनली। बिल्कुल। So during first wave, my wife was impacted with severe COVID. She was not getting bed in Gurgaon. So I was running for her only. Despite my patients were so many admitted. So during that time only मैंने एक अपना पेशेंट जो एमपी में जानता भी नहीं था, so पेशेंट्स को बिल्कुल कोविड की तरह मोर्टेलिटी, मैं उस पेशेंट को भूल नहीं पाया। Keeping a air purifier in drying room is not going to help you at all because you are going to open the doors. आप खोलेंगे उसको, रूम को खोलेंगे या कहीं ना कहीं विंडोज को खोलेंगे। आयुर्वेदा इज ए होलिस्टिक अप्रोच इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन, मतलब इट कांट क्योर ए प्रॉब्लम, यानी वो क्योर नहीं कर सकता, बट यस विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स इन आयुर्वेदा एंड सम रेमेडीज एंड ट्रीटमेंट यू विल डेफिनेटली कंट्रोल दिस। सो दिवाली इज राउंड द कॉर्नर और दिवाली की सेलिब्रेशन में हम सब बहुत एक्साइटेड है, गेटिंग आवर न्यू क्लोथ्स, न्यू ज्वेलरी एंड गेटिंग ऑल दियाज और घर की सारी होम डेकोरेशन की चीज़ें। लेकिन जब हम बाहर निकल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन इज समवेयर ऑन द राइज, जो कि हम हर दिवाली से ये डील करते हैं। AQI बहुत बढ़ जाता है, 300-400 हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में हमारी सेलिब्रेशन फीकी ना पड़े और हम अपना और अपनी फैमिली का और स्पेशली ओल्ड एज लोगों का अपनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ना हो और रेस्पिरेशन का, लंग्स का कैसे ध्यान रखें। ऑन दैट नोट, प्लीज वेलकम आवर चेस्ट स्पेशलिस्ट pulmonologist Dr. Kuldeep on my show. Thank you, Dr. Kuldeep. Welcome on my show. Hi, Sumiti. Thank you. I am very much delighted to come on your show. You are doing a very wonderful job, and I have seen your so many videos awareing populations कि हाँ बता रहे हो. This is very good initiative. Thank you so much, sir. दिवाली इज देयर अराउंड द कॉर्नर। सबसे पहले हैप्पी दिवाली। एंड ऑन दिवाली के साथ जहाँ एक खुशियाँ होती हैं, जहाँ एक सेलिब्रेशन होती है, साथ में एक प्रेशर होता है पोल्यूशन का, और एक एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, दैट गेट्स लिटिल बैड, क्योंकि फायर क्रैकर्स तो बैन हो गए हैं, पर जैसे खेत में पराली जलती है, उस सबसे अर्बन एरिया, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब, दीज में पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि AQI टू बिगिन विद, तो व्हाट इज AQI एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट हम लोगों को? एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने एक एयर क्वालिटी इंडेक्स, हमारा एक इंडेक्स बनाया था जिसको कि हम क्वांटिफाई कर पाए एयर पोल्यूशन को कि इतना एयर पोल्यूशन है। सो हम जब भी बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, AQI जिसको बोलते हैं, सो एयर क्वालिटी इंडेक्स संपाजिस कि हाँ उसके अंदर 5 गैसेस का हम मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं, हर एक का इंडिविजुअली नहीं कर सकते। सो AQI के अंदर 5 गैसेस हमें देखनी पड़ती हैं। क्यों? 5 गैसेस कौन कौन सी है? ग्राउंड लेवल पे ओजोन कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट पार्टिकुलेट मैटर कितना है। करेक्ट। अगर इनके लेवल्स जितने रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो जाते हैं तो योर AQI डेफिनेटली ज्यादा होगा। अगर AQI ज्यादा होगा, जिसको कि हम ज्यादा बोलते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज ए हेल्थ ऑफ कंसर्न। क्यों? क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम होगा। इसलिए AQI इसलिए बना है, जस्ट ए मैग्नीट्यूड हाउ मच इज द पोल्यूशन एंड एयर क्वालिटी। सो सर, क्वालिटी की बात करूँ, इसमें कुछ हमारे डिवीजन है कि जैसे हम जानते हैं ऑफ कोर्स कि 400-500 हो जाता है हमारे गुड़गांव में, तो कितना तक बुरा है, कितना तक इज एन एक्सेप्टेबल लिमिट कि चलो ठीक है, एंड यहाँ तक तो इट्स लाइक हजार्डस, तो देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑन दैट? एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो इंडिसेस है वो 0 से 500 तक रहता है। 500 वैल्यू
कई बार डिफाइंड एक्सट्रीम कंडीशंस में होती है, बट हाँ 0 to 50 इज ए नॉर्मल लेवल कि हमारा 50 है, इट इज ओके। 50 to 100 मॉडरेट हम लेवल बोलेंगे, मॉडरेट डेंसिटी और क्वालिटी यस वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। मोर देन 100 is extra cautious and more than 300 obviously अगर more than 300 it is a hazardous level, हमें बाहर नहीं निकलना है, हमें बहुत ज्यादा सावधानियां रखना है। अगर हमारे पेरेंट्स हैं उनको बाहर नहीं जाने देना है, क्यों? क्योंकि मोर देन 300 में आप कभी भी एक्सट्रीम बीमार हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा बीमार हैं और अगर आपकी प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं और मोर देन 300 गवर्नमेंट और हर जगह साधन से हमें पता चल जाता है कि AQI आज हमारा इतना है, तो ऑब्वियसली हमें प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगे। सो AQI डिफाइन करना और उसकी वैल्यू NCR पॉपुलेशन में बहुत इम्पोर्टेंट। तो हाउ डज जैसे मैं इम्पैक्ट की बात कर रही हूँ कि कई जैसे यंग लोग भी हैं, उसमें भी डिवीजन है, कईयों को यंग में भी AQI ज़्यादा होता है तो इम्पैक्ट नहीं होता और कईयों को होता है। तो इज इट कि उनकी इम्यूनिटी लो है या अंडरलाइन कोई रेस्पिरेटरी डिजीजेस है? सो ऑब्वियसली मोर देन 300 इज ए हैजार्डस लेवल। यंग पॉपुलेशंस ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है यंग पॉपुलेशंस को, बट ऑब्वियसली अगर हमारा लाइफस्टाइल काफी डिफिकल्ट है, मतलब वी आर टेकिंग आउटसाइड फूड्स एंड वी आर वेरी मच ओबीज, लो इम्यूनिटी काइंड ऑफ सिनेरियो, जैसे कि जिसको हम मेडिकल भाषा में इम्यूनोकम्पिटेंट और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड बोलते हैं। सो ऑब्वियसली अगर हम इम्यूनोकम्पिटेंट है, हम हेल्दी हैं, हमारा वेट ठीक है, हमें कोई शुगर नहीं है, हमें कोई बीपी नहीं है, सो ऑब्वियसली अगर इतना ज्यादा हमारा AQI का इंडेक्स है तो हमें प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा नहीं होंगी। बट यस, कॉशियस इज द वर्ड व्हिच हैज टू बी वेरी मच मेंटेन ड्यूरिंग दैट पीरियड कि हाँ अगर हमारा more than 400 AQI है फॉर एग्जांपल एंड वी आर रनिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड बीइंग कि हाँ मैं तो हेल्दी हूँ, ऑब्वियसली यू विल हैव मोर लोड ऑफ दैट, क्योंकि वो इनहेल तो आप कर ही रहे हो। यस एग्जैक्टली, यू आर इनहेलिंग दैट, so if you are inhaling that, one or the other symptom you will have over a period of time. So अगर मैं इसमें बात करूँ कि जैसे इंडोर पॉल्यूशन, जैसे हम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है आप घर से बाहर मत निकलिए, विल कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आल्सो, लेकिन जब हम इंडोर भी रह रहे हैं तो इंडोर पॉल्यूशन इज आल्सो देयर, उसमें हम अपने स्पेशली एल्डरलीज का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बी इट इंक्रीजिंग देयर इम्यूनिटी या फिर घर में एयर प्यूरिफायर या कोई प्लांट्स, ये सब हम ऐसे रख सकते हैं? बेसिकली अगर इंडोर एयर क्वालिटी की बात करें, इंडोर एयर क्वालिटी को मेंटेन करना हमारे हाथ में बेसिकली बहुत ज्यादा नहीं है। यस, इंडोर एयर क्वालिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे? इफ वी नो कि हमारा AQI बहुत ज्यादा है, हमें मोबाइल के साधन से, सोशल नेटवर्किंग के साधन से या न्यूज़पेपर से हमें पता चला कि AQI ज्यादा है, सो ऑब्वियसली हमें क्लोज्ड विंडोज एंड डोर्स रखना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि हाँ हमें अपने डोर्स क्लोज रखने हैं बिकॉज वी आर हैविंग एल्डर्स एट आवर होम। दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकंड ये है कि हाँ हम प्लांट्स लगा सकते हैं, बट ऑब्वियसली अगर प्लांट्स रखने हैं तो प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स। अगर प्लांट्स रखने हैं तो हमें वो ऐसी जगह रखने होगा जहाँ वेंटिलेशन होगा प्रॉपर, जहाँ ऑक्सीजनेशन वेंटिलेशन फुल मिले, अगर अदरवाइज वो डेट्रीमेंटल, वो अपोजिट इफेक्ट कर सकता है। सो प्लांट्स रखना इज a good thing, but it has to be a ventilated place. But obviously you have closed doors and windows वो आपने कर दिए, so that you have to manage. And last and foremost, if your parents and whosoever in the family, brother or wife or anybody, उसको कोई medical ailment है, उसकी कोई frequent hospital visits हैं या कोई chronic illness है, that illness has to be controlled. मीन्स अगर आपको शुगर है तो वो कंट्रोल होना चाहिए, अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो कंट्रोल होना चाहिए, अगर आपको थायराइड है और एनी काइंड ऑफ मेडिकल, दैट हैज टू बी कंट्रोल, बिकॉज अगर वो अनकंट्रोल होगी एंड यू विल गेट ए इलनेस, यू विल हैव मेडिकल प्रॉब्लम्स। इसमें अगर मैं एयर प्यूरिफायर की बात करूं, एयर प्यूरिफायर डू प्लेस अ रोल, but air purifier are whatever available in markets, it depend upon capacity of room। अगर आपका बहुत ही बड़ा रूम है और आपका एयर प्यूरिफायर बहुत ही छोटा है, तो obviously it is not going to help you। Keeping a air purifier in drawing room is not going to help you at all, because you are going to open the doors, आप खोलेंगे उसको, रूम को खोलेंगे या कहीं ना कहीं विंडोज को खोलेंगे। So air quality इंडेक्स अगर आपको इंडोर कंट्रोल करना है, एयर प्यूरिफायर अगर आपने लगाना है, whenever you are going to the shop, एयर प्यूरिफायर विद एडजॉर्बेंट you have to ask for,
कि हाँ जिसमें एडजॉर्नमेंट लगा हो, मेरा रूम का कैपेसिटी इतना है और इस कैपेसिटी का मेरे को आप सजेस्ट करिए कि मेरे को इतना कैपेसिटी का एयर प्यूरिफायर सिर्फ नाम का एयर प्यूरिफायर नहीं, to get the facts yes right. You have to get the facts, then only you will be having some kind of medical significance कि हाँ ये मुझे हेल्प कर रहा है। इसमें अगर मैं इम्यूनिटी इंक्रीज करने की बात करूँ, विद लाइक दोज आयुर्वेदिक थिंग, जैसे जो हमने कोविड के टाइम बहुत लिया था, तुलसी, जिंजर, हनी, हाउ डज इट एक्चुअली अफेक्ट हमारी लंग्स? सी दीज पेशेंट्स समटाइम्स हमें पूछते हैं कि डज आयुर्वेदा हेल्प्स इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन? सो अकॉर्डिंग टू मी एज ए चेस्ट फिजिशियन, आयुर्वेदा इज ए होलिस्टिक अप्रोच इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन। मतलब इट कांट क्योर ए प्रॉब्लम, यानी वो क्योर नहीं कर सकता, but yes, with the help of some kind of experts in Ayurveda and some remedies and treatment, you will definitely control this. सबसे पहले आयुर्वेदा ने हमें क्या सिखाया है कि आयुर्वेद में आप सबसे पहले कि आप अपना फूड हैबिट्स को कंट्रोल करिए, कि हाँ फूड आपको कंट्रोल रखेंगे, आप आउटसाइड फूड्स नहीं लेंगे, तो ये आयुर्वेदा से ही तो आया है। और जैसे इंडियन डाइट में जनरली वी इंक्लूड दैट हल्दी, which of course is very good for immunity. हमारी हर मील में होता है। तुलसी is a bronchodilator, you can have tulsi. Warm water, these all things are coming from Ayurvedas only. And second and foremost is lung exercises. Lung exercises was always a part of Ayurvedas. So various type of exercises. Even the yoga that we do, you know. Yes, Kapalbhati you can do. So that increases your lung capacity. Lung capacity it will increase. Obviously, if you are very much chubby, if your weight is very much high, you know कि हाँ I am not able to breathe, I am anxious कि हाँ किसी न किसी रीजन से, if you are trying your respiratory exercises, obviously इसमें problems नहीं आती and you feel relaxed also. अब अगर मैं आउटडोर पॉल्यूशन की बात करें, जैसे लाइक वी आर वर्किंग इंडिविजुअल्स, बहुत से ऑफ कोर्स वर्किंग है एंड दे हैव टू स्टेप आउटसाइड द हाउस, तो वो बाहर के लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? लाइक मास्क पहन सकते हैं, विल दैट हेल्प? एक्चुअली अगर आपको सुमिति, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी एलिमेंट है, जैसे कि अगर आपको अनकंट्रोल्ड अस्थमा है और आपको अगर सीओपीडी है, हम कई बार पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप अपना मास्क लगाइए, दे फील समटाइम इरिटेटेड, see I am not able to breathe, so how can I apply a mask? Yes, with the thing कि if the normal population is there, if it is applies for normal population, वो बाहर जाता है, yes you can apply a mask. मास्क आर ऑफ वेरियस काइंड, एक सर्जिकल मास्क जो हमारे मेडिकल हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, दे हैव नो सिग्निफिकेंस, अदर N95 और N99 मास्क होते हैं, दे आर एयर इंटैक्ट, बिल्कुल फिल्टर कर देंगे। सो N99 मींस 99% पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करता है, सो दैट विल हेल्प बेसिकली, दैट विल हेल्प स्टेप आउट इन दिस वेदर। इफ यू आर ए हेल्दी पॉपुलेशन इंडिविजुअल, यंग है, एनर्जेटिक है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं, बट मेडिकल प्रॉब्लम्स अगर आपको पहले से हैं, दीज मास्क विल नॉट हेल्प यू। ऑब्वियसली आपकी प्रॉब्लम पहले कंट्रोल होना चाहिए, उसके बाद ही दिस मास्क विल हेल्प यू। Stepping not out of home is the first thing if your asthma or any kind of respiratory problem is not in control. And second thing is whenever you are going out, you have to bear a caution. अगर आप एजिड हैं तो आपको वैक्सीन्स जो कि नीमोकोकल हम और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स देते हैं, ये जरूर लेना है। अगर आपका शुगर है वो आपने कंट्रोल रखना है। तो these things are part of respiratory health. कंट्रोल, अंडरलाइन गुड हेल्थ मेंटेन करना इज इंपेरेटिव। एग्जैक्टली। अब मैं बात करती हूँ डॉक्टर कुलदीप, जैसे हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे, लाइक चाइल्डहुड की बात करूँ, लॉट ऑफ चाइल्डहुड एस्थमा या एलर्जीज, ये सब आई एम सीइंग द ट्रेंड, इट्स ऑन द राइज। इज इट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, जेनेटिक्स हमेशा से ही थे, या लेट सिक्वेल ऑफ कोविड, या मतलब क्या कहेंगे कि क्यों एलर्जीज बढ़ रही हैं बच्चों में? अब बचपन से हम इनको एंटी एलर्जेंस वगैरह दे रहे हैं। See, allergies, this word has come from long back story only. We have read also. So allergy की हम जब भी बात करते हैं तो allergy दो प्रकार से डिफाइन करते हैं। Innate allergy जो बचपन से मम्मी पापा को थी और अब मुझे भी है, जिसको हम एटोपी बोलते हैं। एंड सेकंड इज एक्वायर्ड एलर्जी, कि जब इंसान बड़ा होता है, जब अपने जॉब पे जाता है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो एक्वायर करता है। सो एक्वायर्ड एलर्जीज यू कैन कंट्रोल टू सम एक्सटेंट, और एटोपिक एलर्जीज जो कि आपको इनहेरिटेड मिलती हैं, उसमें अगर आपको मैनिफेस्टेशंस हैं कि हाँ मेरे पापा को, मेरे पेरेंट्स को ये मैनिफेस्टेशन है, तो मुझे भी अपना स्क्रीनिंग इवैल्यूएशन कराना चाहिए। अगर आप अपना स्क्रीनिंग इवैल्यूएशन करते हो, सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या कोई भी एलर्जिक प्रॉब्लम कम होता है। So we have to be very much aware for that.
एक्वायर्ड को कंट्रोल करना ऐसा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप केमिकल इंडस्ट्री किसी में काम करते हैं, यू डेवलप दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो यस आपको अवॉइड करना है। सो एलर्जीज इज अ बिग टॉपिक टू फॉर डिस्कशन, बिकॉज इसके अंदर हम इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, इसमें स्किन पैच टेस्टिंग करते हैं, और पेशेंट्स को कईयों को हेल्प भी करता है, बिकॉज अगर आपका एलर्जी एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज फॉर कंट्रोलिंग एलर्जीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट अगर आपको इंस्टेंट देना है तो दीज आर स्टेरॉइड्स, वी कांट गिव यू स्टेरॉइड ऑल द टाइम, करेक्ट। सो फॉर एलर्जी टू बी कंट्रोल्ड, अर्ली प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें पहले ध्यान रहे कि हाँ हमें ये प्रिवेंशन करना है। इसमें अगर मैं बोलूँ कि डॉक्टर कुलदीप, अगर मैं यंग पॉपुलेशन की बात करती हूँ तो जैसे एलर्जीज या इवन रेस्पिरेटरी डिजीजेस इन द यंग पॉपुलेशन हैव आल्सो रिजन। कोविड का एज पर लाइक पर्टिकुलरली कोविड कि उस समय ऑलमोस्ट 90% लोगों को कोविड हुआ था, और स्टैट्स में भी आपको और बेटर पता होंगे, लेकिन उसका लेट सिक्वेल है कि वो क्या वायरस तो चलो चला गया, बट वो लंग्स को कितना डैमेज कर गया फॉर फ्यूचर, मतलब आगे भी उनको लंग इश्यूज हो सकते हैं। तो उस देखिए कोविड एक ऐसी इलनेस थी जिसके बारे में वर्ल्ड में हर एक इंसान को पता है कि कोविड वाज ए सीवियर काइंड ऑफ इलनेस, माइल्ड काइंड ऑफ इलनेस, सभी का अलग अलग एक्सपीरियंस है, बिकॉज जितना हमने एक्सपोजर लिया कोविड का उसी हिसाब से हमारा मैनिफेस्टेशंस हुआ। कई यंगस्टर्स को जिनको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं था तो उनको माइल्ड काइंड ऑफ प्रॉब्लम हुई, कई वेंटिलेटर तक पहुंच गए, वी हैव सीन इन 3 वेव्स। बट कोविड का लॉन्ग होल्ड जो कि आप बात कर रहे हैं कि लॉन्ग होल्ड कोविड, उन्हीं पेशेंट्स के सिम्टम ज्यादा रहते हैं जिनको पहले से मेडिकल एलिमेंट्स चल रहे थे, जैसे कि पहले से सीओपीडी का समस्या था, पहले से सीकेडी का समस्या था, पहले से ही उनको किडनी का समस्या था, सो उनके अंदर लॉन्ग कोविड सिम्टम्स रहते हैं, बिकॉज इनिशियली जब प्रेजेंटेशन हुआ था तो उनके लंग के अंदर इम्पैक्टेड स्कोर वाज वेरी मच हाई। हम जैसे सीटी स्कोर की बात कर रहे थे तो स्कोर वाज वेरी मच हाई, तो ऑब्वियसली एक लंग नॉर्मल लिविंग थिंग होता है, अगर पूरा इम्पैक्ट है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको रिकवरी और हीलिंग करने में टाइम लगता है। सो टाइम हील जैसे ही अगर आपको कोई इंजरी लग जाता है तो इंजरी हील्स विद ए स्कारिंग इन लंग्स, सो जैसे ऑन स्किन पे भी स्कारिंग होता है तो लंग्स के अंदर भी स्कारिंग हो गया है लंग पे। यस, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है पेशेंट्स जो आते हैं, स्कारिंग जो बहुत ही कम पेशेंट्स रहे हैं जिनको एंड स्टेज लंग डिजीज हुआ जो कि अब तक ऑक्सीजन पे है बिकॉज ऑफ कोविड, बहुत ही रेयर ग्रुप, यानी मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, बट जो भी है वो भी पेशेंट्स दे आर डूइंग फाइन एंड एवरीथिंग। कोविड में मोर्टेलिटी का रीजन था बिकॉज हाइपोक्सीमिया और एआरडीएस जो की समस्या रहती है, एआरडीएस में पेशेंट्स का ऑक्सीजन 90 से भी क्या 60 से बिल्कुल कम था, जिसकी वजह से पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे जाना, सो मेडिकल एलिमेंट्स की वजह से पेशेंट्स की डेथ ज्यादा हुई है, ना कि स्पेशली कोविड की वजह से। अगर आपको कोविड हुआ है और अगर आप अर्ली हॉस्पिटल में जल्दी दिखाया आपने तो आपकी सिम्टम्स भी कंट्रोल हुए और आप रिकवरी भी जल्दी हुआ। अब अगर हम बात करें, जैसे हम यंग लोगों की बात ही कर रहे हैं, तो वी ऑल नो कि स्मोकिंग नहीं करना, लेकिन आजकल जो ई स्मोकिंग है, हालांकि जिसको वेप कहते हैं, एंड वो जनरली बैन हो चुका है, बट स्टिल कहीं ना कहीं पीपल आर नॉट अवेयर और मे बी इट्स अ फैशन टू डू इट। तो जैसे मेरे पास यंग पेशेंट्स आते हैं, आई टेल देम कि डू नॉट वेप, है ना, बट आई थिंक इट शुड कम आउट फ्रॉम अ चेस्ट स्पेशलिस्ट कि यस इट इज नॉट गुड एंड डोंट डू इट। सी वेपिंग इज काइंड ऑफ मोर्टेलिटी कि इट केम इन ए जनरेशन, मतलब वेपिंग वाज फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, पहले सिंपल सिगार टाइप थी, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अब नाउ इट इज अ मॉडिफाइड काइंड की these are electronic cartridges, so vape means vapors, we are yani ignition hota hai and we are inhaling them, so as compared to smokers, yani ye jitni bhi e-smoking hai, e-smoking are really telling ki benefit hota hai, but yes clinical practice में अगर देखा जाए vaping क्लिनिकल इम्पैक्ट जो रेस्पिरेटरी में करता है, ऑब्वियसली उसके अंदर भी मेटेलिक सब्सटेंसेस होते हैं, निकल होता है, कैडमियम होता है, क्योंकि उसके जो फ्यूम्स होते हैं उसमें मेटल आयंस होते हैं, उसका आप इनहेल करते हो तो इन्फ्लेमेशन तो आपको वैसे भी होता है। डिफरेंस फ्रॉम स्मोकिंग इज कि उसके अंदर जो आपके कार्बन सूट और पार्टिकुलेट है वो थोड़ा कम है, ऑब्वियसली तब आपको यंगस्टर्स पॉपुलेशन ज्यादा वेप करती है, भाई उनको लगता है कि कार्बन सूट और ये सारी चीजें नहीं मिलती तो इट इज वर्थ मोर
Safer. beneficial or But it safer. is not. But it is not. Not. Why it is not safe? जब ई कार्टेज और ई स्मोकिंग का कंसेप्ट आया था, सो इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन आल्सो, बिकॉज जब भी किसी को सिगरेट स्मोकिंग सेसेशन करना है, कि जिसको अपनी सिगरेट छोड़नी है, दे आर कमिंग बैक टू फ्रॉम स्मोकिंग टू ई सिगरेट्स. सो ई सिगरेट्स पे धीरे धीरे इवेंचुअली यू हैव टू वीन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट अगर आप ई सिगरेट्स को भी कंटिन्यू कर रहे हो तो दैट डज नॉट मेक अ सिग्निफिकेंट हार्म टू हार्म. So but I think आजकल वो बहुत cool और fashion वाली बात हो जाती है कि it's like the in thing for the young generation. But you should understand कि नहीं सही है, it's not good. So through you only, I just want to convey to all the youngsters of this community that e-cigarettes are not useful for you, because over a period of time youngsters population में लंग ग्रोथ करता है, ब्रेन ग्रोथ करता है. अगर आप 16 साल के हैं, 15 साल के हैं, आपका ब्रेन ग्रोथ करता है. ब्रेन ग्रोथ करता है तो आपके मोर एंड मोर माइलिन शीथ बनता है, आपका साइनेप्सिस बनता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करते हैं. अगर आपको प्राइमरी एंड सेट पॉइंट 15 साल पे ये पड़ता है कि ई सिगरेट्स आर गुड, सो वो आप रिटेन कर सकते हो आपके ब्रेन में कि हाँ दीज आर गुड, and this will not go from your brain over a period of time, and you will keep vape throughout your life. That is almost harmful. That was very interesting. अब अगर I go to the next set of age group कि जैसे कि old age की हम अगर बात करें तो COPD और एस्थमा, like lot of आप लोगों से मिलेंगे नहीं, मुझे तो एस्थमा है, but actually it's COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease. तो उन दोनों में डिफरेंस होना और पेशेंट को पता होना क्यों इम्पोर्टेंट है, और सीओपीडी का कितना इम्पैक्ट रहता है एक हेल्थ पे. जैसे कि पेशेंट्स हमारे पास रहते हैं, आते हैं, वो बोलते हैं सर मुझे अस्थमा है या सीओपीडी है. सो मैं काफी ज्यादा वरीड हूँ. ऑब्वियसली वो जो वरीड है, he why is worried, because he won't say answer. Because अस्थमा जिसको हम बोल देते हैं, कई बार वरीड हो जाते हैं पेशेंट्स कि हाँ हमें अस्थमा बोला है डॉक्टर साहब, बट अस्थमा इज ए रिवर्सिबल प्रॉब्लम. अनलाइक ऑफ सीओपीडी जो कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, इट इज ए इरिवर्सिबल प्रॉब्लम. यू कैन कंट्रोल योर सिम्टम, बट बीमारी बढ़ती रहती है, प्रोग्रेसिव होता रहता है. अस्थमा इज रिवर्सिबल प्रॉब्लम. लाइक वाइज आपको डेंड्रफ हुआ तो वो आपने ट्रीटमेंट लिया तो ठीक है, अगर आपको स्किन पे एलर्जी है वो ठीक हुआ. अस्थमा इज आल्सो दैट काइंड ऑफ सिनेरियो. No ever patients require regular kind of therapy in asthma. Yes, asthma की जो definitions define किए हैं अमेरिकन सोसाइटीज ने, हम यूरोपियन सोसाइटीज ने, उसका ट्रीटमेंट फ्लक्चुएट करता है. जो आज मैं आपको ट्रीटमेंट डालता हूँ या आपको मैं बताता हूँ कि आपको अस्थमा है, उसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप फुली अवेयर हो जाते हो कि हाँ मुझे जब ज्यादा मैनिफेस्टेशन होना है तभी मुझे ट्रीटमेंट लेना है. आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, यस, नीड बेसिस हो जाता है. बट आपको अर्ली रिकॉग्नाइज करना है. अगर आपके सिम्टम्स अर्ली रिकॉग्नाइज्ड हैं तो आप अर्ली कंट्रोल कर सकते हो. सीओपीडी इज ए डिफरेंट टर्म. मतलब अगर आपको सीओपीडी डिफाइन किया है, सो एज मोर देन 50-60 में ज्यादा डिफाइन रहता है, पॉपुलेशन उसमें ज्यादा होती है. तो सीओपीडी प्रोग्रेसिव है, तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका हार्ट पे आपके प्रेशर्स तो नहीं बढ़ रहे, आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट तो नहीं बढ़ रहा, आप अपने रोजमर्रा के जो काम कर रहे हैं, नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए, आप अपने काम कर पाते हो. सो इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अवर आंसर कि आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ और रोज सांस ना फूले. सीओपीडी में वो हमारा टारगेट होता है. तो इसी में सीओपीडी जब मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव बीन शोइंग माय डैड, आपके साथ आपको मैं दिखा रही हूँ, एंड आई नो, मतलब ये एक छोटी सी तो मेरी हार्ट वार्मिंग स्टोरी है कि I know how he was struggling. मतलब he was always he has been a very active person, doing his thing on his own. अगर इतने active person का old age में आते आते छोटे से काम में, maybe taking a shower या फिर changing clothes, इतनी सी छोटी सी एक्टिविटी अगर उनको सांस फूल रही है तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना इफेक्ट होता है. एंड मेरी स्टोरी है कि आई हैव सीन द चेंज इन माय फादर, लाइक क्योंकि उनमें एकदम से ही इज एबल टू डू, ही हैज टेकन फ्लाइट आल्सो. सो हाउ ब्यूटीफुली कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर सही डायग्नोसिस बन रहा है, सही ट्रीटमेंट हो रहा है, तो की क्वालिटी ऑफ लाइफ कितने अच्छे से इफेक्ट हो रही है, बेटर हो रही है. सो आई एम श्योर यू हैव सीन दैट थिंग कि सीओपीडी को जब भी डिफाइन करते हैं तो सबसे पहली मोडेलिटी ऑफ डायग्नोसिस बनाने के लिए स्पायरोमेट्री हम लोग करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट. उसमें हम डिफाइन करते हैं सर या मैम आपको माइल्ड या मॉडरेट है या सीवियर है. अगर सीवियर रहता है ऑब्वियसली उसको हम माइल्ड नहीं कर पाते हैं डिस्पाइट ट्रीटमेंट्स. बट हाँ, सीवियर सीओपीडी आपने किसी को भी डिफाइन किया है, सो ये आपका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको आपने
ऐसी क्वालिटी देना है कि जिसमें ये हम्म रोजमर्रा के काम जो कि मैंने बताया हम्म उसमें उनका सांस ना फूले। हम्म स्पेशली पेशेंट्स जो जिनका ऑक्सीजन वगैरह कम रहता है, जिनको वेरी सीवियर सीओपीडी भी हम डिफाइन करते हैं, तो वो जो इनहेलर नहीं ले पाते हैं तो उसमें हम नेबुलाइजेशन वगैरह देते हैं। तो नेबुलाइजेशन से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करती है। सीओपीडी के अंदर जो भी कोई ट्रीटमेंट है, चाहे वो इनहेलर हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो नेबुलाइजेशन हो, कोई भी ट्रीटमेंट प्रोस्पेक्ट होता है तो एक चेस्ट फिजिशियन का टारगेट होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव रखे और जितने भी एक्सरबेशन मतलब हॉस्पिटल विजिट्स कम रहे। जितनी हॉस्पिटल विजिट्स कम रहेंगे तो दे विल फील हैप्पी, बिकॉज ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव सीन इन सीओपीडी को मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी मतलब डेथ जो हम बोलते हैं सीओपीडी में, डिप्रेशन इज मोस्ट कॉमन। मतलब डिप्रेशन रहता है कि पहले तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डॉक्टर बहुत अच्छी थी, अभी मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब है, पहले अब तो मैं चल भी नहीं पाता और वो बोल भी नहीं पाते, yes एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। yes they will keep stress about this बोलूंगा तो सांस फूल जाएगी। एंड प्रॉब्लम इज कि उनको एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक हम दे नहीं सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो हाँ, डिप्रेशन और वो नहीं दे सकते, इसलिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। वैक्सीनेशन लेना टाइम पे, और तीसरा ये कि एक्सरसाइजेस होती हैं सीओपीडी के, लंग एक्सरसाइज। सो हर एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में लंग एक्सरसाइजेस डू प्लेस अ रोल। इसी नोट पे आई वुड रियली वांट टू नो, आई एम श्योर जैसे मैंने हर बार बोला है कि एक डॉक्टर की लाइफ में बहुत सी स्टोरीज होती है, बहुत से ऐसे मेमोरीज या एक छाप अपनी छाप छोड़ जाते हैं पेशेंट्स। आपकी एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी जो आप हमारे से शेयर करो। सुमिति, आई एम ए चेस्ट फिजिशियन एंड I have seen hard times during COVID times only. बिल्कुल। So during first wave, my wife was impacted with severe COVID. She was not getting bed in Gurgaon. So I was running for her only. Despite my patients were so many admitted. So during that time only, मैंने एक अपना patients जो MP में जानता भी नहीं था. So patients को बिल्कुल COVID की तरह mortality, मैं उस patient को भूल नहीं पाया हूँ। वो MP से patient आया था. Now she is doing fine. पिछले 8 साल से वो ऑक्सीजन पे थी और एटलीस्ट 24 हॉस्पिटल वो चेंज कर चुकी थी। माय गॉड। मुंबई और उसने हर एक हॉस्पिटल दिखाया। फाइनली वो अपनी होप लेके अपने दिल्ली में एम्स आई। एम्स में उसको बेड नहीं मिला तो हमें बोला कि एक पेशेंट है जो कि कोविड सस्पेक्टेड है बट कोविड नेगेटिव है, हम उसको ले सकते हैं। सो कोविड नेगेटिव, आपको पता है उस वक्त कोई भी कोविड नेगेटिव नहीं था बिकॉज फर्स्ट वेव पीक पे थी और ARDS काइंड ऑफ सिनेरियो एवरी पेशेंट, गवर्नमेंट ने भी यही गाइडलाइन बोला था कि उसको कोविड की तरह ही ट्रीट करना है। बट लुकिंग एट हर, उसके छोटे छोटे बच्चे, और वो जब आई थी इमरजेंसी में, शी वाज वेरी सिक, मतलब ऑक्सीजन फुल फ्लो पे भी 36 ऐसे था। और जब वो MP से आई है एम्स में, एम्स से हमारे पास CK बिरला में आई है, तब हमने देखा है कि उसको कोविड हो सकता है। सारे टेस्ट कर चुके, CT कर चुके, कोविड जैसी पिक्चर नहीं लग रही है। फिर भी पेशेंट इतना सिक था और वो वेंटिलेटर पे 10 दिन रहा। हमें लग रहा था कि वो नहीं कर पाएगी, बट उसको इतनी रेयर लंग प्रॉब्लम निकल के आई जब हमने सारे ब्लड टेस्ट किए कि जो हम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स और नॉन कोविड काइंड ऑफ प्रॉब्लम से उसकी जो प्रॉब्लम हुई थी, ऑब्वियसली पेशेंट जो हमने ट्रीटमेंट दिया उससे ठीक हो गई, वेंटिलेटर से निकल गई और फाइनली वो ठीक होकर चली भी गई। जब हमें पता चला कि अगर जब पेंडेमिक काइंड ऑफ सिचुएशन रहता है और उसमें हर एक पेशेंट को बाय डिफॉल्ट आप कोविड की तरह ट्रीट करते हो, तो ये चीज और धारणा गलत है, मिस कर सकते हो। सो ये हमारा लर्नेड, डोंट पेंट एवरीबॉडी विद द सेम ब्रश। उसको हमें रेमडेसिविर नहीं देना था, उसको हमें स्टेरॉइड्स नहीं देना था, उसको हमें अलग मोर्टेलिटी देना था, जो कि हमारे फ्रेंड रिमेटोलॉजिस्ट के साथ में हमने साथ टीम वर्क किया और पेशेंट रिकवर हुआ। अभी काफी ठीक है पेशेंट। Get back the mother to the kids, basically back. So this was my story. Yeah. So that was really, of course, but we got एकदम goosebumps कि हाँ okay, इतनी condition हो गई थी, इतनी sick, 30-40 oxygen is very low. Very low. So you saved a life like that, and of course एक woman को अगर आप save करते हैं, जैसे हम हमेशा से बोलते हैं, उसके kids, उसकी पूरी family is kind of connected to, of course, that person. So that was like really nice. I'm still breathing and taking in जो आपने मुझे अभी story बताई है. It was amazing, Dr. Kuldeep, to have you on my show, and of course मैं आपको बुलाती रहूँगी दोबारा with other health issues, with other respiratory issues,
and that was a wonderful experience altogether. Thank you too much to you. I shall thank you also, because whatever you are doing for a community, it is a very tremendous good kind of work. Because awareness इस देश में बहुत कम होता है, इसलिए awareness आप population को करोगे with any kind of route, whether it is focal, whether it is from the right source. हाँ. मतलब इतनी information I think over the internet है कि you don't know which one to follow. So I wanted कि doctors खुद आके yes, let us tell कि ये सही है और ये सही नहीं है. हाँ, अगर आप अवेयर करेंगे पॉपुलेशन को, सो मैक्सिमम ये रहेगा कि आप पैनिक की सिचुएशन में नहीं आएंगे एंड मैक्सिमम टाइम अपने सिम्टम्स खुद कंट्रोल कर पाएंगे. True, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. On that note, we wish our audience a happy Diwali and have a safe Diwali. And so from you, happy Diwali and enjoy your Diwali, but with the caution कि हाँ, whenever बाहर पोल्यूशन वगैरह रहता है और ये सारी चीजें रहती हैं, तो आपको बहुत एक्सट्रीम ध्यान रखना है. क्रैकर्स तो बिल्कुल नहीं जलाने हैं. so have a safe Diwali and enjoy your Diwali. Thank you.